औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाज़िर हैं। चूँकि ये मालूमात का प्रोग्राम होता है, इसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक सैयद तौक़ीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर बराह रास्त मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर खुश कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर जितने भी नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मौसम का हाल बताया है, इस वक्त हम मरी में बैठे हुए हैं और अल्लाह के फजल से मौसम जो है ना इतना सर्द है और ना ही इतना गर्म। इस वक्त 16-17 डिग्री, कहीं 18 डिग्री गर्मी है और ये एक बहुत प्यारा मौसम है। शाह खुसूसी साहब, तौर आप पे मरी जो में बैठे हुए हैं, कहीं जुलूस में शामिल तो नहीं है? अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपने पाकिस्तान की मरी मुझे तो वो याद आ जाता है कि जब बाहर निकलते हैं तो वो धूप होती है, तो हमारी माएँ कहती होती थी हमें कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारी वालदा को वो कहते थे, बेटा देखो बाहर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर जाए तो दुआएं माँ करती है कि जा पुत्र तुम तत्ती हवा आना लगे। तो वो इस तरह के जब से हम लोग यूरोप में आए हैं तो यहाँ पे तती हवा तो बहुत ही कम हमें मिलती है और उनकी दुआएं जो है वो कामयाब हो गई हैं। अल्लाह आगे भी करे खैर से हो। तो अभी आपके मैं प्रोग्राम सुन रहा था, अली बोल रहा था जर्मनी से और मलक सिकंदर बोल रहा था अपना बॉर्नहोल्म से। तो ये एक बड़ा अच्छा शगुन है कि दोनों इतने मसरूफ होने के बावजूद भी आपको रेडियो पे टाइम दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर साल फल के मूल होता है। फल के मूल का मतलब है कि अवामी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे बर्नहॉल में। और वहाँ पे सारी सियासी पार्टी, जैसे यहाँ पे फिलर पार्क में आप भी जाते होते हैं, कभी कभी हम भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी वो सियासी जो गुफ्तगू और पार्टियों के मंशूर वगैरह इसके ऊपर डिस्कस होती है। तो ये बड़ा अच्छी बात है, राजा साहब के लोग जा रहे हैं। यहाँ के हालात जो हैं उसके ऊपर मेरी कल रात भी सिकंदर मलिक के साथ चर्चा हुआ था थोड़ा सा। यहाँ के जो गंभीर हालात हो रहे हैं तो वो भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इस रेडियो पे आवाम को आगाही देंगे। तो राजा साहब, आपका कोई रेलिवेंट सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। जी राजा साहब। शाह साहब, आप बारनाल की बात की तो यहाँ की भी बात की, तो ये भी तो सियासी गुरु होते हैं। हर जगह अपना अपना एक निज़ाम होता है, तरीक़ाकार होता है। जिस तरह आप अक्सर पीडीएम की हुकूमत की बात करते होते हैं। जी बिल्कुल, जो सियासी गुरुओं को आपने बात की है, सियासी गुरु गुरु की वजह से ही अवाम जो होती है वो बिल्कुल अनजाने में गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनके कहने पे मुफ्त जगह पे वोट डालते हैं और वो कुछ बात नहीं कहते। अली ने बड़ी खुल के बात की और बड़ी अच्छे तरीके से उसने समझाने की बात की। और हम लोग तो ये आपके मीडिया पे हर दफा ये लोगों को बात समझाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मखसूस आदमी को वोट दें या किसी मखसूस पार्टी को वोट दें। हम तो ये कहते हैं कि ये जो कवानीन है जो कल को बन चुके हैं, जो आपको तंग करने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करें। अभी आप ये देखें कि यहाँ पे जो हालात हैं वो किस करवट बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों के ऊपर हो रहा है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। काश के अदनान हमारे साथ होता तो मैं उसके ऊपर सवाल करता कि ये जो लोग मुख्तलिफ मेलों में मुख्तलिफ जगह पे जो लगाते हैं, क्या नाम है अपना, टेबल लगाते हैं और वो चीज़ें अपनी बेचते हैं। तो इनके ऊपर हुकूमत कितनी सख्ती करने जा रही है और किस तरीके से टैक्स ऑफिस और मम्स ऑफिस और दूसरों के ऊपर इनके केसेस कुछ के रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। ये हमारी इसकी वजूहात क्या हैं? और ये अगर वो अदनान साथ होता तो मैं उससे पूछ लेता कि उसके इल्म में भी कुछ बातें हैं और ये खुल के अवाम तक, ताकि अवाम को सिर्फ ये नहीं कि मेरी ज़ुबान से ही हर चीज़ की आगाही हो, दूसरों से भी पता लगना चाहिए जो इस चीज़ को अरेंज करते हैं। तो अपना यहाँ के जो हालात हैं वो हमें बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अभी मलिक सिकंदर ये बात कर रहा था कि देखें कि यहाँ सोशल डेमोक्रेट ने जो वो मकानों के लिए जो बोलीज के लिए उन्होंने कहा कि 3 लाख मुसलमान हैं या इससे थोड़े से ज्यादा मुसलमान हैं उनके।
देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे बेटे जो हैं या मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े इंटीग्रेट हो चुके हैं, बड़ा वो बड़े इस माहौल के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारे डेनिस जो हैं वो राशिस्ट नहीं हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपने अंदर का जो राशिज़्म है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले अपने गिरबान में झाँकना चाहिए, ताकि ये कवानीन बने किस वजह से? शाह ये साहब क इधर आते हैं, कवानीन बन आपने अदनान का जिक्र किया तो अदनान अली अमीन हमारे साथ है। अदनान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अदनान आप कैसे हैं? शाह साहब ने आपका जिक्र किया तो शाह साहब अदनान हमारे साथ आ गए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी, मैं ठीक हूँ। अदनान, मेरा एक सवाल है आपसे और मुझे उम्मीद है कि हम्म। आप लिसनर को बिल्कुल जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उससे बताएँगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेलों के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स लोग लगाते हैं, बहुत कोई मैंगो फेस्टिवल हो या कोई ईद फेस्टिवल हो या आगे पीछे, तो यहाँ के मम्स और स्कैलिटिसन जो हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने जो है जो सुना है कि कोई गलत इंफॉर्मेशंस मुहैया की हैं मम्स और स्कैट को, तो अब वो कंट्रोल करने जा रहे हैं और वो पीछे लग चुके हैं। तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं और ये कहाँ तक सच है कि जो लोग अगर 2 लाख के या 4 लाख की चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं और वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ 50,000 जो वो आपके यहाँ का कानून है कि 50,000 के नीचे अगर आप कमा रहे हैं तो उसके ऊपर ना आपको मम्स ना टैक्स देना पड़ेगा। तो वो उसकी वायलेशन जो हो रही है उसके ऊपर आप कितना जानते हैं? आप क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को? आप दोनों के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं ये कह दूं कि इसलिए कि मेरा अपना इसमें 5-4 सालों से तलक है। मसला ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने ना 2 चीज़ें होती हैं ना, 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद तो मैं पूरा तसल्ली से आपकी बात कर दूँगा। एक होता है कि एक होती है लॉटरी, जिसमें ये पुरानी चीज़ें वग़ैरह और ये चलाते हैं, एक वो होती है। एक होती है खामा माग, और तीसरी होती है कि एक कॉपी भी एक समय होती है जिसके अंदर आप 50,000 तक कर सकते हैं। जो आइन और कानून डेनमार्क के हैं और जो वेल्थ मिशन कानून है वो 50,000 से लेके 1 लाख तक होता है। के करीब भी वो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मॉब्स और स्कैडरवेस्ट को मालूम हो चुका हुआ है कि यहाँ पे मीना बाज़ार लगते हैं और इस तरह की क्या कहते हैं फेस्टिवल्स लगती हैं और इस तरह के इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो मैंने किसी से मुझे पता चला, मैंने अभी मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं पता करने की कोशिश करूँगा अपनी पार्टी से कि ये टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि ये मीना बाज़ार की वज़ह से हो रहे हैं कि ये इसलिए कि ये जो कल्चर सेंटर हैं, जिसको हम कल्चर सेंटर कहते हैं, जिसको टेक्निकली कह लें कि मस्जिद वाले हैं, वो करने लग पड़े हैं। तो इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, टारगेट में आए हैं कि क्या वजह है। मगर बात ये कुराइट है कि जो 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 वेल्स ट्यूल्सन वाले होते हैं और जो 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 मम्स वाले होते हैं, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और उनकी नज़र में ये चीज़ है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने कहीं पे पढ़ नहीं सका अभी तक। मगर डेफ़िनेटली जब शेडो बेस्ड और मम्प्स वाले अंदर आ जाएँ, तो ये बात समझें कि एक अलार्म बात होती है। और मेरे ख़्याल से इस पे कुछ ना कुछ वो देखेंगे और इस चीज़ को क्या कहते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मसला ये होता है कि जैसे आपको पता ही है, एक वेलफेयर सोसाइटी है। इसके अंदर मॉम्स और स्कैट के बड़े सख्त कानून हैं और आपको पता है कि पिछले 3 या 4-5 सालों से स्कैट के ऊपर काफ़ी चीज़ों का प्रेशर भी है और वो काम कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि उनकी नज़र में ये चीज़ आई हुई है और डेफ़िनेटली वो इस चीज़ पे क्या कहते हैं, नज़र रख रहे हैं और इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका पूरा फ़ोकस है। कहाँ तक जी। उनका फ़ोकस है और वो क्या कर रहे हैं, ये तो वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि आपको पता होगा कि 2013
2018 से लेके 2019 तक एक टास्क फोर्स ग्रुप इनका बना हुआ है, जो इन चीज़ों को चेक करता है। और वो ग्रुप जो है वो इस वक़्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसको ये पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी उतने ही अप्रूवल दिए हुए हैं, जितने पहले थे। जी। अदनान आपने बिल्कुल सही बात की कि कामा और ये जो लोपा मार्केट है और जो फ्री बिली 50,000 का टैक्स का ये आप 1 साल के लिए जो होता है कि 1 साल के अंदर आप 50,000 अगर उससे 100 या 200 करोड़ भी आप और कमा लें तो वो आप उसके अंदर ना लिखें तो ये वायलेशन है। ये कानून जो है ये 90s का बना हुआ है और ये फोर्स कर रहा है। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं होगी और ये मौजूद है और ये गैर कानूनी है। लेकिन अब कौन-कौन जो है जिन्होंने वायलेशन की है, क्या-क्या हो रहा है, तो तो ये चलें आगे शाह चल के साहब, तो ये तो आने वाले दिनों में कानून का काम है। तो पूछते हैं जी, जी। अदनान, अदनान आप तो नहीं गए थे बॉर्नऑल फल के म्यूज़ पे जी, और फल के म्यूज़ के बारे में हमारे सामान्य नाज़रीन को बताएं, शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे। नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इस इवेंट पे मैं एक ही दफ़ा 2 दफ़ा ही गया हूँ, मैं इस साल नहीं था गया। हाँ, ये फ़ॉल्के मेरे इस साल हर साल होती है और ये क्या कहते हैं एक फेस्टिवल की तरह इन्हें बनाया हुआ है और ये एक काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इस साल ज़रा कम लोग थे क्योंकि जैसे आपको मालूम है कुछ वजह थी और कुछ कुछ मसरूफ़ियत की वजह से भी हो गया था और फ़ॉल्के में हुआ तो ठीक है और ज़्यादा तो यही लोगों के सवालात थे कि उधर तक कि ये कमिंग स्टे में गवर्नमेंट क्या करेगी और सबके लिए फ़ॉल्के में अच्छा हो गया था मगर उसके अंदर जैसे आपको पता है एसएफ के लिए ज़रा थोड़ा बुरा हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना ही खुद ही क्या कहते हैं समझ तो किसी को नहीं आई कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया था और इतनी ये क्या कहते हैं बंदे को कभी-कभी सोच समझ के करना चाहिए मगर फ़ॉल्के में अच्छा अदनान ज़रा वाज़िया करें ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि एसएफ के बारे में जो अभी आपने पॉइंट रेज़ किया है, इसका मुझे भी इल्म है लेकिन अवाम की हक़ाइक़ के लिए आप इसको ज़रा थोड़ा-सा क्लियर करें बेटा। देखें शाह साहब ये है कि 2020, 2019, 2000 में ना डेनमार्क के अंदर एक केसेस चले थे ये टैक्स सिस्टम के बारे में जब ये सारी डिबेट चली थी और उसके अंदर काफ़ी लोग जो है ना क्या कहते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ओपो मिनिस्टर था ना कोपेनहेगन का फान केन्सन उसको रिज़ाइन करना पड़ा था। आपको मालूम होगा गारिकेड वेंस्टा का लीडर था माउथ मिनिस्टर का को उसको रिज़ाइन करना पड़ा था। और उसी केस में ये जो स्पिन डॉक्टर था ना पीओ का जो उसका 2012 से करीबन जब से वो शफीक मिनिस्टर में बैठी थी वो उसके साथ होता था। उसका भी स्कैंडल आया था तो उसको भी सैक करना पड़ा था। मसला ये पड़ा है कि जब ये दोबारा बनी है इकोनॉमी और दूसरी चीज़ की मिस्ट्री जब इसने ली है, तो इसने इसको अपनी मिस्ट्री के लेवल पे क्या कहते हैं रिहायर किया है। मिस्ट्री के लेवल पे, एसएफ के लेवल पे नहीं। फ़नी चीज़ ये है कि वो एसएफ का मेंबर अभी तक है। कल तक था, आज आज है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन है। तो उसको उसने जब हायर किया है ना तो पार्टी ने इसको बड़ा बड़ा क्या कहते हैं जिसके साथ उसके मिसबिहेवियर हुए हुए थे, उनने फिर इस बात को बड़ा उठाया है। और वो लोगों का ये था कि ठीक है उसके उसकी जो कमेंट्स था वो भी बंदा कह सकता है कि फिर वो एक और डिबेट शुरू हो जाती है कि हर गलती इंसान होती है और गलती को माफ़ भी करना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए। तो वो डिबेट चली तो कल उसने फिर क्या कहते हैं उसको रिज़ाइन कर लिया है। आज मैं भी ये पढ़ रहा था कि कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि देखिए कि हर एक को तो क्या कहते हैं ना माफ़ कर देना चाहिए। अब किंग स्टॉय पे जिसको आपको पता है इतनी बड़ी सज़ा हुई थी, जिस पे फुल लिंक भी लगा था, उसको भी तो माफ़ किया हुआ है ना, तो आज उसने क्या कहते हैं पूरे मुल्क में आख़िर उठाई हुई है। तो ये क्या कहते हैं ये केस बन गया था तो उसके लिए ये कहते हैं कि बंदा वही कहता है ना कि मेरे ख़्याल से तो उसने बैड डिसीज़न ली थी मगर कभी-कभी जब बंदा ऊपर जाता है ना तो फिर बंदा नीचे भी आता है। तो ये उसके लिए काफ़ी क्या कहते हैं डैमेजिंग उसके अपने अपने लिए भी हुआ है और पार्टी के लिए भी हुआ है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है कि अल्लाह का इस शुक्र कह लें कि गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ गई थी क्योंकि जो बाकी की पार्टी थी वो क्या स्टेटमेंट देती क्योंकि
जिस जमात से लिंक हुआ है, उसकी पार्टी में आप ही क्या कहते हैं ये वाक़या हुआ था, उसका अपना चेयरमैन छोड़ के गया था। तो उससे दूसरी पार्टियों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था और इसने थोड़ा बहुत फॉल्ट मिल को क्या कहते हैं ना ओवरस्टेप किया है, क्योंकि ये एक चीज़ थी जिसकी वज़ह से हुआ है। बाकी फॉल्ट मिल अच्छी हुई है, जिस पे सारी पार्टी ने अपना व्यूअर बताया कि हम आगे आगे क्या काम करना चाहते हैं और क्या चीज़ें करना चाहते हैं। तो फिर इ तो और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। क्या होता है फ्यूचर में? जी तो जी शाह साहब, आप सवाल कर लें। जी, मैं ये कहना चाहता था कि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो अब मुसलमानों के बारे में दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ हो रहा है और ये सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं और ये ज़्यादातर सोशल डेमोक्रेट जो इस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ये पूरी गवर्नमेंट जो है ये मुसलमानों के यहाँ से वोट लेके तो ये स्टैंड हुई है। लेकिन अब क्योंकि ग्रीनलैंड का मसला जो है वो बड़ा अलार्मिंग मसला है, उसको हाइड करने के लिए ये लोगों की तवज्जो वहाँ से हटाने के लिए और जो है ये मसाइल जो हैं इसको बढ़ा रहे हैं। और ये मसाइल इतने गंभीर हैं कि अगर आप ये देखें कि वो अमेरिका क्या-क्या जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर कर रहा है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस तरीके से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठाने से बाज नहीं आते और यहाँ पे पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो लिहाज़ा बात ये है कि जब गवर्नमेंट को इतनी प्रॉब्लम है और इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम है, तो मैं अदनान से ये पूछूँगा कि अदनान आप एल्बर्टसोन में रहते हैं और एल्बर्टसोन में मैं भी रहता हूँ। जैसे कि दूसरी कम्यूनों में बाज़ कम्यूनों के अंदर जो है पेंशनिस्टों को बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं और जैसे कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो फॉर्टिस पेंशनिस्ट हैं, बिफोर टाइम पेंशन जिनकी है या जो बीमारी में है, उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं। तो अब ये क्या वजह है कि यहाँ पे एल्बर्टसोन कम्यून जो है या यहाँ के जो डेनिश काउंसलर है लीगली कि वो डेनिश है या पाकिस्तानी है वो लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे यानी कि अगर टर्किश हैं तो वो अपने टर्किशों को भी अपनी ज़बान में या पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी ज़बान में लिटरेचर या कोई ऐसा अदारा या किसी प्लेटफॉर्म पे आके वो क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे कि हमारा फ्यूचर का प्लान क्या है अल्बर्ट रोड कम्यून के बारे में। शाह साहब इसमें मैं है ना एक तो बात आपको ये कह दूँ कि जो ग्रीनलैंड का मामला है ना, उसके अंदर अमेरिका के अंदर अपनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम पड़ गई है क्योंकि जो 2 डेमोक्रेट है ना जो पावरफुल हैं जिनने प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ना है 2028 में, वो ग्रीनलैंड नहीं लेना चाहते तो इसलिए वो अब पता नहीं उसका क्या बनता है। वो आपस में ही लड़ लें तो बेहतर है। और ट्रम्प के लिए तो अभी क्या कहते हैं बड़ी बेइज़्ज़ती हो रही है उसकी ईरान के बाद तो अब देखते हैं कि वो क्या करता है उसकी तो पता ही नहीं है। दूसरी बात आपका सवाल करेक्ट है, ये खाली एमिज़न की बात नहीं है, ये 98 कानूनों की बात है। जैसे आपको पता है कि अभी ये फ़ॉल्कन मिल से पहले ही जाने से पहले ही इनकी पहली मीटिंगें शुरू हो गई हैं कानूनों की कि इनको कितने पैसे मिलने हैं और कितना वो इनके पास बजट है अगले साल का। और बिगेस्ट बात ये होती है कि आपका सवाल तो बात वही आपके सवाल की जवाब सही है कि लोगों को बताना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, पैसे कितने हैं डब्बे में, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। अब आपने हमारे कानून की बात की है, मैं आपको बात बता दूँ कि 2026 का ये जो बजट अभी चल रहा है, इसके अंदर हमें पता था, मुझे पता था, सारे बंदों को पता था, बंदा पढ़ लेता कि पूरे जो जितने खर्चे हैं और जितने पैसे आ रहे हैं, वो उतने नहीं हैं। यही सेम बात थी कुछ 3-4 और कम्यूनों की इधर वेस्टर्न में देखा जाए तो बैलेंस पिक और टॉस्ट अप इवन देखिए आपको सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपने एमस्टोन की बात की है, हमारी हर टॉस्ट अप कम्यून है उसको भी मसला पड़ा हुआ है। जिसके अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन इतनी इतनी कंपनी है जितना इतना कुछ डाला गया हुआ है। तो ये बात होती है कि आपको अपनी पार्टी का जाके बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। क्योंकि डेफ़िनेटली हर जो कम्यून होती है, ये राजा साहब को मैं बता दूँ कि वो एक सॉल्यूशन बार भेजते हैं लोगों के अंदर कि लोग क्या आइडिया देंगे बजट के लिए। और ऑब्वियसली इनको उस वक़्त लोगों को बाहर निकल कर बताना चाहिए कि अब ये कैटलॉग बाहर आया है, आप लोगों के पास मौका है, आप जाके बताएँ कि आपके पास कोई आइडिया है और आप उस आइडिया से कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, तो करें।
ये हर एक के पास मौका होता है और ये हमारा काम होता है कि हम इसको बताएँ। और आपकी जो बात यही कि हम मुसलमान टारगेट में हैं, आपको भी पता होगा, राजा साहब को भी पता होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन भी इस पे जाएगा और इलेक्शन के बाद भी हम टारगेट में ही रहेंगे। क्योंकि मसला ये है कि ये ऐसी पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हर जिसे हम कहते हैं ना जेंडर टाउस आउट वो चेंज हो जाता है। अब आप हुँ, देखें ये नॉर्दर्न आयरलैंड में देखें, बेलफास्ट में क्या हो रहा है इस वक़्त? एक बंदे की गलती की वजह से पूरा क्या कहते हैं बेलफास्ट के अंदर घरों में आगें लग रही हैं, जी, कंपनियों में आगें लग रही हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। और ये इस चीज़ अल्लाह का शुक्र है डेनमार्क में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, अल्लाह के शुक्र से होंगी भी नहीं क्योंकि डेनमार्क कौम एक डिफरेंट वे की है और उनका डिफरेंट सोच है। मगर मसला ये है कि जब तक वन फ्लैग नहीं ना होगा, उतनी देर तक ये मसाइल हमेशा रहेंगे और इस पे ये बनता है कि हम कोई ना कोई इस बात करें और एक बड़ा क्या कहते हैं क सोचें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है क्योंकि अब जो मैं आपको बात बता दूँ कि जो सुशांत सिंह का ओफ बैठा हुआ है, उसका बाप क्लाउस जेनसन है। आपको भी शायद साहब पता है कि वो कौन है। जी। वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट फाउफेनी का चेयरमैन है। फ़ोरमैन तो अब वो ऑब्वियसली उसको भी पता होगा पुत्र की अपनी राय मुझे पता है अंदर से क्या है मगर उसने तो वही करना है ना जिससे वोट बैंक और जिससे क्या कहते हैं झंडा टेंग हो ज़ाहिर और है वो वही अदनान कर रहा है। सियासतदान होता है, उसको तो वोट के लिए ज़रूरत होती है। तो हमें ज्वाइन कर लिया शाह जी, साहब, कमरान कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया है। मैं मालूमों से चूँकि वो सितंबर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपने पेंशन की बात की, वही जो बातें हम कर रहे हैं तो वही बातें जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चल रही हैं, जहाँ से हम पुल क्रॉस करके जाते हैं। तो कमरान आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया साहब। आप सबको मेरी तरफ से जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, साहब। वालेकुम सलाम। कमरान हमारे साथ अदनान हैं, ये तजिया भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, और ये सोशल डेमोक्रेट के हैं। और आप भी सोशल डेमोक्रेट के हैं और आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सितंबर में। और पेंशन के एक बात हो रही थी, पेंशन के कानून की बात हो रही थी। और दूसरा एक बात चल रही थी कि अभी छुट्टियों में जो है वो पूरी कम्यून में जो है वो जो है फ्री कर दिया गया, बस पास या ट्रेन पास जो है वो 24 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ये कम्यूनें अपने अपने तरीके से काम करती हैं, आप क्या कहेंगे? जी, जी, बस सबसे पहले मैं ये जो आप नए इशफाक साहब हैं, ये मालूमों में बड़े माशाल्लाह ये भी सोशल डेमोक्रेट में होते हैं, इनको भी तो बहुत वेलकम शुक्रिया, करते अस्सलाम हैं जी। वालेकुम। जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपको मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो अभी जो ड्यूरिंग समर है ना, यानी 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक, जो बच्चे पैदा हुए हैं बिटवीन 2007 से 2010 के दरमियान, तो उनके लिए 2 महीने बिल्कुल फ्री बस कार्ड है और वो ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं और वो जो स्कोने है, जो पूरा सूबा है, उसमें फ्री ट्रैवलिंग वो ना हो सकती है। अगर उनको कोई जॉब है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो फ्री जॉब पे जाएँगे और अगर कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कि कोई यानी कोई फ्री टाइम को कहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। कि इसके अलावा मैं और एक और छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। जो लोग हैं सीनियर हमारे जो हैं, जो 70 है या 70 प्लस हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ़ मालमो के अंदर उनके लिए जो जो है बस टिकट फ्री है, सिर्फ़ शहर के अंदर। जी, रायत साहब बोलें। जी शाह साहब, आपने बात सुनी। आप अशफाक साहब, आप अगर कोई बात करना चाहें, आपको वेलकम करते हैं अपने दोस्त मेहमानों के साथ। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम बस हमारी कम्युनिटी को यहाँ से बहुत देर से इस चीज़ को ढूँढ रहे थे कि कौन-सा शख़्स है, जो हमारी रहनुमाई कर सके, हमारी मदद कर सके। मैंने भी बड़ा सर्च किया तो मुझे कामरान साहब मिले। पहले से मैं इनको जानता था, ये बहुत सोशल हैं और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी और हमारी कम्युनिटी के लिए कि इनकी खिदमत हमें मिल रही हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये पहले ही से ही बहुत मदद करते हैं लोगों की और जब ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं जिस शख़्स से भी बात करता हूँ ना, हर कोई खुश है इनसे। हर कोई कहते हैं जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि कामरान साहब जो पहले मानते ही नहीं थे, अब हमारे कहने पे, कम्युनिटी के कहने पे आगे आ गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये बहुत ही समाजी कारकुन हैं, हेल्प करने वाले हैं, लोगों की बात सुनते हैं और इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं और करैक्टर के भी बहुत अच्छे हैं।
हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन जी, शाह साहब आप आमीन। देखें कि सारे ये सोशल वर्कर जो हैं इकट्ठे हो गए, अदनान भी सोशल वर्कर हैं, आप भी सोशल वर्कर हैं, अदनान भी हैं, इशफाक साहब भी आ गए हैं। तो शाह साहब मैं आपको चाहूँगा इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। जी, पहले तो मैं कामरान को भी और उनके दोस्त जो हैं उनका नाम मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं उनको भी इशफाक मुबारकबाद पेश करता हूँ। इशफाक है मेरा नाम। इशफाक साहब मेहरबानी। देखिए, सबसे पहले हमें मैं यहाँ पे बहुत अरसे से सीख रहा हूँ कि मैं डेनमार्क के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे अपने लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने खुद क्रिएट किया है, उसको हम कैसे बात करें। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसको पढ़ें। जो स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर अबूर हासिल करना ये आपका हक हासिल है, और ये बहुत आपके लिए, जब आप सियासतदान होते हैं तो ये आपके लिए एक संग मेल के तौर पे सामने आता है। तो ये जब आप कर लेंगे तो फिर आप अपनी लोकल जो कम्युन का जो आपके वहाँ पे विच होती है या वहाँ के जो मंशूर उनका होता है, उसको देखें कि वो कहाँ पे आप वो आइन के खिलाफ है। इसी तरह ये अदनान बेटा हमारे साथ है, ये भी यंग है, ये सोशल डेमोक्रेट का है। ये उन चंद लोगों में से है डेनमार्क में जो आइन और लोकल जो कम्युनल के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको समझने में ये काफी हार्ड वर्क कर रहा है, और अल्लाह के फजल से हम दिन ब दिन ये देख रहे हैं कि ये इस मीडिया पे आकर अब चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। क्योंकि मैं तो अब 76 अबाव 76 हो गया हूँ, तो कब तक ज़िंदगी है, ये खुशी होती है कि हमारे माल्मो स्वीडन से, स्टॉकहोल्म से, यूरोप में जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, इनको इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करना चाहिए, और आप लोगों को सोशल मीडिया पे जितना भी आप देखिए, एक चीज होती है रिटर्न, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, वो आर्टिकल्स जो होते हैं वो चंद लोग पढ़ते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई आर्टिकल मेरे सामने आ गया तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ये इसकी हेडिंग जो है या इसकी जो वर्डिंग्स है ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है या ना अवाम के इंटरेस्ट में है, तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ज्यादातर जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो मिडल में या एंड में अपना तबसरा लिखते हैं, उसकी जो चीज होती है खतो ख्याल होता है वो लिखते हैं। तो वो जब पूरा इंसान ना पढ़े तो उसकी ज़हन में ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो लिहाज़ा जो आप बात करते हैं वो हर कोई सुन सकता है। अगर कोई इस वक़्त गाड़ी चला रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, वो हमारी बातों को सुन सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, कामरान साहब को यही कहूँगा कि आप के पास, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास मोर देन 80% जो लोग हैं, जो मैं जानता हूँ मालमो और दूसरी जगह, ये पढ़े-लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर एजुकेशन बेसिस पे और दूसरी चीज़ों पे आए। ये बहुत हमारे यहाँ पे डेनमार्क में ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो जो डेनमार्क के अंदर जो सियासत चल रही है उसको टाइम दे। तो यहाँ पे जो सियासतदान हैं हमारे, मैं उनको क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ये करते हैं कि वो मीन टाइम आते हैं और अपनी फैमिली के और अपने दोस्तों अहबाब के ज़रिए आकर वो इलेक्शन में सर निकालते हैं बाहर, और उसके बाद जो है वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हमारे लिए या अपने आने वाली नस्लों के लिए, उनके अपने खानदानों की नस्लों को, उनकी बेहतरी के लिए वो काम करें। तो कामरान साहब, ये बहुत आप खुशकिस्मत हैं कि जो अल्फा पामुल ने, आपके जो साबका वजीर आजम जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने जो काम उठाया था बेड़ा, वो सोशल डेमोक्रेट आज आपके मुल्क में राज करने जा रही है, बच्चों को आज़ादी दी जा रही है, उनकी ट्रांसपोर्ट फ्री की जा रही है। तो ये इसी तरह इंग्लैंड में भी है। डेनमार्क के अंदर जो है, ये हमारे जो काउंसलर्स हज़रात हैं, ये इन पे डिपेंड करता है कि ये आवाज़ कैसे उठाते हैं, लेकिन ये उठा नहीं रहे। अगर यहाँ पे भी ये आवाज़ उठाएँ, तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की रियायत है। तो इस पे अगर आप कोई बात करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी, कामरान साहब। जी, जी। बहुत शुक्रिया अपॉर्च्युनिटी का इशफाक साहब, माशाल्लाह आपके गोल्डन वर्ड्स, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। माशाल्लाह मैं थोड़े इशफाक साहब के बारे में थोड़ी-सी एक रोशनी डालना चाहूँगा
ये माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन मोर देन कोई अबाउट 20 इयर्स ये यहाँ पर माशाल्लाह रहते हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे और ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह बच्चे इनके माशाल्लाह मालूम कम्यून के साथ हैं और ये स्पेशली यूथ के साथ वो काम करते हैं और कोई भी डिफिकल्ट्स होते हैं यहाँ तक कि माशाल्लाह इनके इनके जो है वो पुलिस के साथ भी ये काम करते हैं कि वेलफेयर के लिए कि बच्चे को कोई मदद चाहिए इस तरीके से तो माशाल्लाह ये फ्रंट पे होते हैं और फ्रंट लाइन पे होते हैं और स्पेशली यूथ के साथ इनकी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है और जो जैसे कोई बंदा नया आता है तो ये हमेशा उसको एप्रिशिएट करते हैं कोई बंदा नया आए कोई काम करे तो ये एज ए एक सपोर्टर भी कह सकता हूँ मेरे लिए हैं मेरे भाई भी हैं मेरे बुजुर्ग भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं कि कैसे है कैसे नहीं थैंक यू सर इशफाक साहब हैट ऑफ यू आपके लिए और मैं थोड़ा सा ये मतलब मैं कहता चलूंगा थोड़ी सी एक बात करूंगा कि 2022 में मैं थोड़ी सी बात करूंगा वहां पर एक मैं कोई नाम नहीं लेता किसी का कोई ऐसी कोई स्ट्रेंज पार्टी आई जिसकी वजह से बहुत से वोट हमारे टूट गए और फिर एक एसटी पार्टी है जो आपको डैनिश में जिसको आप डांस फोल्क पार्टी कहेंगे यहाँ पर स्वीडिश डेमोक्रेट उसको आप कह सकते हैं वो एक बहुत बड़ी एक राइट विंग की पार्टी है जिसके ओपिनियन बहुत एक्सट्रीमिस्ट होती है मतलब है वो एक अपना एजेंडा रखती है और वो एक किस्म से आप रेसिस्ट पार्टी वो उनको कह सकते हैं वो इक़्तिदार में आ गई और जो 4 साल में हुआ कौन से कानून बने किस तरह बने तो ये आपके सामने ही है यहाँ तक कि उन्होंने डेनमार्क ने तो क्लास 5 में डाल दिया पाकिस्तानियों को इन्होंने स्वीडिश एम्बेसी बंद ही कर दी पाकिस्तान में और यहाँ तक है कि आपके जो डैनिश पाकिस्तानी थे जो यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक यहाँ आते थे उनको इतना बड़े मसले हुए कि अप्लाई करने के लिए वो इथोपिया जा रहे हैं वो उनको इंडोनेशिया भेज रहे हैं वहां पर कोई मसला आ जाता है फिर आप मुल्क जाओ दोबारा वहां से दोबारा कागज बना के लाओ फिर अप्लाई करने के लिए आओ फिर वीजा लग जाए तो वीजे का वो जो आप फिंगरप्रिंट देने के लिए उस मुल्क जाओ तो ये बहुत बड़ा इन्होंने किया है अब एक रिसेंटली मैं आपको जस्ट लास्ट वीक की एक बहुत खबर देना चाहूंगा 2-3 खबरें सिर्फ मैं आपको फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी जो एसटी पार्टी की के जो एमएनए थी जो मिनिस्टर थी उसने ये कहा है कि हम अब यहाँ पर फ्रेंच जैसा भी एक कानून लाएंगे कानून क्या होगा वो ये कानून होगा कि जो हमारी बहनें वगैरह जो स्कार्फ पहनती हैं वो ये समझती हैं कि वो मतलब है वो डिसाइड करेंगी पॉलिटिशियन कि आपने पहनना क्या है आपका रिलीजन क्या है आपने जानना है क्या करना है और क्योंकि वो जो औरत को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया गया कि ये एक किस्म से जो इसका सर पे दुपट्टा लेना या कुछ लेना ये वो मतलब है एक फ्रीडम नहीं है ये चीजें अब यहाँ तक कि वो लोग आएंगे कि आप वो सिर्फ घर में पहन सकते हो अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे होगे तो वो आप नहीं ले सकते जैसे फ्रांस ने बनाया हुआ है तो ये एक उनकी है फिर दूसरी बात ये भी है इन्होंने एक कानून बनाया जिसमें स्कूल को प्राइवेट कर दिया अब स्कूल में आपको पता है एज ए बिल्कुल पाकिस्तान डिफरेंट मुल्कों की तरह कि आप जब वो जाता है एज ए स्टूडेंट वो एक किस्म से आपका एक कस्टमर है उससे कई स्कूलों ने कई मिलियन करोड़े कमाए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं जो इसमें अर्निंग नहीं होनी चाहिए मैं समझता हूँ वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए लगने चाहिए लेकिन वो अर्निंग शुरू हो गई है इसको भी हम चाहते हैं इसको हम वापस इसको रिवोक लें तो जो मैं अगर मेरी जो विजन है जो मेरा विजन है अगर मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ बाकी अल्लाह जानता है फ्यूचर में तो ये मेरा जो विजन है यहाँ पर वो 2-3 चीजों पे मैंने फोकस करना है यहाँ पर मोस्टली जो हमारी जो एक है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैसे होती है वो लैंग्वेज है हमारे बहुत से जो यहाँ पर भाई हैं डिफरेंट मैं अपनी एक स्पेशल कम्युनिटी की बात भी कर रहा हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके सबकी बात कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज जो है ना ये बहुत ज्यादा हमें सीखनी चाहिए इस पे काम करना चाहिए और जो डिफरेंट है यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी हम साइलम सीकर तो नहीं है हम वर्क परमिट पे आते हैं तो उनके लिए कोई यानी शाम की क्लासेस तो हैं ऑलरेडी यहाँ पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उनका टाइमिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए उनका टाइमिंग हफ्ते में ज्यादा हो जाए समर के अंदर भी ये चीजें मतलब है चले स्पेशली हमारी जो औरतें हैं उनको भी क्लासेस में मतलब है वो अगर घर में होती हैं तो उनको भी एक लैंग्वेज कोर्स हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए ये बहुत जरूरी है आपकी इंटीग्रेशन है लैंग्वेज कोर्स आ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं आप जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप कोई अपना कोई डिप्लोमा करके या कोर्स करके आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्वाइव को अच्छा बना सकते हैं
एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई और मैं जो मेरे लिए है यहाँ पर आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो उनको यहाँ पर एक 2 किस्म का यानी एक इसको तालीमी वज़ीफ़ा कह सकते हैं, स्टूडियो विथड्रॉ इसको कहते हैं, एक स्टूडियो लोन होता है। तो हर महीने वो आता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो उनको उनका जो उनमें से तकरीबन 50-60% सिर्फ़ रेंट पे जो घर पे वो खर्च हो जाता है। फिर उसी में उन्होंने किताबें भी खरीदनी होती है, उसी में उन्होंने वो तालीम भी खरीदनी होती है। तो मेरा एक मकसद होगा कि हम जो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड है, यानी ट्रांस कलेक्टिव ट्रैफ़िक का, वो 300 क्राउन का करें और जो स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनके लिए चीप हो कि वो मतलब है एक जगह से दूसरी जगह अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल या लाइब्रेरी और घर वापस उन पे वो वहाँ अदनान, ये ट्रैवलिंग तो करें। और जो सारी दूसरी पॉजिटिव बात है चीज़ें हैं। कि अदनान, आपने सुना कामरान कह रहे हैं, तो ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे? राजा साहब, मैं इसमें 2 चीज़ें कहूँगा, क्योंकि ये पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम लोग अब्बसरी कामा भाई को पता होगा कि हम फॉलो तो करते हैं स्वीडन में। और मसला ये है कि सोशल डेमोक्रेट को जो क्या कहते हैं ना, इंशाल्लाह ताला पिछले इलेक्शन में 1 या 2 सीटों की वजह से ये क्या कहते हैं हुकूमत बनी थी और ये काफ़ी क्या कहते हैं डिफरेंस है। और जो स्वीडन में सबसे बड़ा जो एक मसला है ना, वो कमाल भाई ने सही कहा है कि ये जो स्वेट मुकाड़ा है ना इनके वहाँ पे, ये बहुत हर इलेक्शन में ना बड़ा स्ट्रॉन्ग आगे चले जाते हैं। और इनकी बंदा हिस्ट्री देखे ना 2010 से लेके 2022 तक, तो आप देखें इन्होंने 2010 में 20 सीटें ली थी और 2022 में इन्होंने ली थी 73 सीटें। मतलब देखें कि 12 सालों में इन्होंने कितना क्या कहते हैं अपना ग्रो किया था, और ये पार्टी है। और सबसे बड़ी इनकी एक बात मैं कहूँगा, जो व्यूअर्स को मैं एक कम कहूँगा कि फनी बात ये है कि स्वीडन का जब इलेक्शन हुआ था ना 2014 में, और उसके बाद डेनमार्क का इलेक्शन हुआ था 2015 में, तो ये दोनों जो पार्टी थी ना, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी दोनों थी, जो फ्रेंच फॉल्कपक्षी डेनमार्क में होगी और ये, इन दोनों ने उन दोनों सालों में ना अपने सबसे बड़े क्या कहते हैं जीत की थी। और इनके जो आइन और कानून है ना, एक किस्म का इनका एजेंडा देखा जाए तो ये एक जैसा है। और जो टेनमस डेमोक्रेट है ना, जो यहाँ पे जो बने हुए हैं, उनने इनकी कॉपी करने की कोशिश की थी, ये जो स्ट्राइट डेमोक्रेट है ना इनके साथ। और इनके साथ उनके लिंक भी हैं थोड़े बहुत, बंदा कह सकता है। तो बंदा ये कह सकता है कि जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जितनी फॉरेन कम्युनिटी है स्वीडन के अंदर, मैं कमाल भाई से यही कहूँगा कि उनको इस बार वोट जाके ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कानून स्वीडन में बने हैं ना, वो अच्छे कानून नहीं हैं। और ये तो वही होता है कि बंदा वोट डाल के ही इन बातों को चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूँ कि 2006 से 2010 तक जब मैं स्वीडन में रहा था ना, तो मैंने उस वक़्त एक चेंज बहुत देखा था। और मैंने ये देखा था कि हर साल जो था ना, वो एक इनका बियर बदलता जा रहा था। और मुझे खतरा उस वक़्त नज़र आ रहा था कि ये कितने ज़्यादा ही क्या कहते हैं क्रिमिनलिस्ट ना हो जाएँ। और अनफॉर्चुनेटली 2022 में मैं कहता हूँ कि जब मैंने उनकी सीटें देखी थी ना, और मैं हैरान हो गया था कि वो 20 सीटें से 73 सीटें तक पहुँच गए ना। तो इस बार भी वो कहते हैं, जो जो मुझे ये भाई करेक्ट कर सकते हैं, मगर जो हमें पता चल रहा है वो यही है कि इस बार भी वो 80 से 90 सीटें नेशनल इलेक्शन में ले जाएँगे। मगर उसमें ये भी फ़र्क है कि जो सोशल डेमोक्रेट है ना स्वीडन में, उनकी जो पार्टी लीडर्स है, वो अपनी सीटें वहाँ ही खड़ी कर गई थी, इतनी ज़्यादा हरी नहीं थी, एक मेरे ख़्याल से ज़्यादा ले गई थी वो। मगर वो इस बार ज़रा थोड़ी डिफरेंट टैक्टिक्स से वो मेरे ख़्याल से आ रही है, क्योंकि उसने ना डेनमार्क का इलेक्शन बड़ा फ़ॉलो किया था, और उनकी उसकी टीम भी यहाँ बड़ी रही है डेनमार्क के इलेक्शन के अंदर, देखने के लिए कि यहाँ की सोशल डेमोक्रेट कौन-सी गलतियाँ कर रही है, और उससे वो क्या कहते हैं, वो सेम गलतियाँ स्वीडन में ना दोहराएँ फॉरेन पॉलिसी पे। तो अब देखते हैं कि स्वीडन का इलेक्शन कैसे चलता है। जी, कामरान कोई आंसर करेंगे? जी, जी, बिल्कुल, मैं एग्री हूँ वैसे भाई नाम सॉरी आपसे मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, क्या नाम है भाई आपका? अदनान अमीन अली। अदनान भाई। हाँ, साहब सॉरी।
मेरा फर्स्ट टाइम आपसे मेरी कन्वर्सेशन हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये वजूहात थी 2017 में, 15 में आपको पता है कि बहुत सी जो सीरिया से आपको पता है और जो वॉर हुई थी मिडल ईस्ट से, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन यहाँ पर जो इमिग्रेशन जो यहाँ आए थे, वो एक किस्म से वो कह सकते हैं ना कि अर्गनस्टेन यानी आँखों का पत्थर, वो एक बड़ी एक नेगेटिव गई है यहाँ पर जो रेज़ अप हुआ है। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी हुई है कि थोड़े इश्यूज यहाँ पर हुए थे। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको कह सकता हूँ क्राइम वगैरह यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक था, उस पे उन्होंने काम किया और सोशल डेमोक्रेटिक के दौर में उसके उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब है पुलिस ने बहुत अच्छे काम करके फिर उसको खत्म किया गया। लेकिन वो चीज़ उजागर की गई। और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया आजकल बहुत अहम है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा वीडियोज़ यहाँ पर और बहुत एआई के थ्रू जो बनाई गई, जिसकी वजह से ऐसे है। लेकिन अब और एक और पार्टी भी यहाँ पर एक ऐसी एक स्ट्रेंज पार्टी आ गई थी, जिसने भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया। स्पेशली जो ग्रुप था वहाँ पर रिलीजियस ग्रुप था स्पेसिफिक उनको टारगेट किया और उनके वोट को तोड़ के ख़त्म किए गए। ये भी एक किस्म काइंड ऑफ मैं समझता हूँ एक बड़ा खराब चीज़ थी। लेकिन इस वक़्त भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है और हम एज़ ए जो स्पेशली जो वोटर हैं, जो भी हों, वो वोट डालें और अपने उनको ज़्यादा एक्टिव होके और इन्फॉर्मेशन दें ताकि अपने वोट के हक को बताया जाए और जो एसटी को रोका जाए क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जी। ऑप्शन नहीं है तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब, आखिरी सवाल क्या करेंगे आप सबसे? जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर सियासतदान हैं, इनको एक चीज़ ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए। मैं इनको कोई तनकीद नहीं कर रहा कि हर पार्टी के अंदर जितने भी ये हमारे लोग हैं जो कि अपना फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वो जज़्बात में आके ना लिखें बल्कि जो चीज़ उनको जिस चीज़ पे कमेंट करने के लिए कहा जाता है उसको ज़हन-नशीन करें और उसके ऊपर कमेंट करें जो हो। हमारे इस्लाम के बारे में यहाँ पे डेनमार्क के अंदर भी और स्वीडन और नॉर्वे और दूसरे ममालिक के इंग्लैंड के अंदर ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा मुहिम चल रही है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात हम खुद हैं। जब तक हम अपने अंदर से राशिज़्म नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हम किसी भी जगह पे खड़े होके जो इंटीग्रेशन का जो पिलर्स हैं, कम्युनिकेशन और इंसाफ, अगर वो हम हासिल पहले 2 पिलर्स को लेके नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी कल फेसबुक में डेनमार्क के अंदर चल रहा था कि डैनिश एक ने लिखा हुआ था कि मुहर्रम में यहाँ 26 को जो है जो नैरोब्रो में जुलूस निकलेगा, उसमें कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता, उसको लिखें। तो उसमें कुछ मुसलमानों ने जो कमेंट्स किए वो बड़े गलत किस्म के कमेंट्स किए, उनके खिलाफ कमेंट्स किए। इस तरीके से वो जो लोग नए लिखने वाले आए, उन्होंने बहुत ही इस्लाम के बारे में बहुत ही ज़्यादा सख्ती से कमेंट्स किए। तो हमें ये चीज़ें अवेयरनेस देनी चाहिए अपने लोगों को। मैं कामरान से और शफी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर अपने जो मसाजिद हैं उसके अंदर जाएँ, अपने कल्चर सेंटर के अंदर जाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमें यहाँ पे इस्लाम के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी निगरानी होती है हमारी कल्चर सेंटर्स की और मसाजिद की, कि वहाँ पे ये कोशिश करें कि यंगस्टर्स जो हैं उनको इस तरह के जो सख्ती है उसके आगे किस तरह उन्होंने खड़ा होना है, किस तरीके से उन्होंने बात करनी है अगर उनके साथ कोई हादसा पेश हो जाता है। मैं भी आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे एक यकूब अली है, वो हमारे यहाँ पे बीटी में वो काफ़ी अदारियाँ लिखते हैं और वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं डेंशो के अंदर। वो इसलिए कि वो बच्चियों की उम्र दिखा रहे हैं कि इस बच्चे की उम्र जो है इराक में या सीरिया में 15 साल की शादी हुई थी और अब वो 4 बच्चों की माँ बन गई है। कोई उसको समझदार ये नहीं लिखता कि वो 15 साल की उस वक़्त थी तो उसने हाँ क्यों की शादी में? क्योंकि इस्लाम में तो जब तक लड़की रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं न शाह करे साहब, जी आप मार मजाक देते हैं फरमा रहे हैं। मुसलमान। शाह साहब, जितना आपका तजुर्बा है ना, आप देखें नौजवानों के पास उतना तजुर्बा तो नहीं है जितनी आप बात कर रहे हैं।
तो हमारे पास अभी हमें टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कामरान आपसे जब जानना चाहेंगे कि आप आखिरी क्या रिमार्क्स देंगे? बस मैं यही एक किस्म से बस कह सकता हूँ स्पेशली मालमो वालों और जो डेनिश पाकिस्तानी इधर आए हुए हैं, काइंडली आप वोट डालें और निकलें बाहर, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एज़ ए कैंडिडेट हूँ, मतलब सिटी काउंसलर का मेरा 62 नंबर है मेरा, अनवर कामरान जो है उस पे। जी, मैं कहूँगा कि आप काइंडली आखिर में आप रईस साहब, आप इशफाक साहब को भी आप टाइम देना। जी रईस साहब। जी इशफाक साहब, आखिर में आप क्लोजिंग में क्या कहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि हमें एक बहुत अच्छे इंसान मिले हैं और सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो सोशल डेमोक्रेटिक को अहमियत दें और कामरान साहब को ही वोट दें, ताकि वो जो हमारा कम्युनिटी का जो फ्यूचर है, वो ज़रा हमें ब्राइट नज़र आए। बाकी ये जो साहब अभी फरमा रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, मुझे नाम नहीं इनका मालूम, इन्होंने बहुत अच्छा बताया जो भी बताया। वाक़ई पाकिस्तानियों को इस तरह के मतलब एहतियात करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिखते हुए सोच समझ कर लिखने चाहिए, जिसमें मुसलमानों की या अपनी कम्युनिटी की कोई कदर कम ना हो। तो कामरान साहब के लिए हमारी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब होंगे और सारे मसाइल जो है ना वो ये ठीक करेंगे, सारे मसले हल करेंगे बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया ताला। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। शाह साहब, आप अपना अदनान से आखिरी सवाल करें और प्रोग्राम को भी आप ही क्लोज़ करें। जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ये 2 स्वीडन के साथी हमारे साथ थे। तो अदनान, आखिरी सवाल ये है कि ये जो फ़ल्क-ए-मौत हुई है अभी वहाँ पे क्या नहीं, मैं ये नहीं सवाल करूँगा, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने 3 दिन पहले ये बयान दिया है कि वो यूक्रेन की मदद को जो है इकोनॉमिकली ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, वो उसको ज़्यादा करने जा रहे हैं। तो क्या हमारी कम्युनिटी के पास इतना पैसा है कि वो अपने लोगों को तड़पते हुए देखें और हमारी टैक्स पेयर के पैसे जो है वो यूक्रेन में जाके उसकी मदद करें जब वो अरबों के साथ बिजनेस कर रहा है? नहीं शाह साहब, ये तो उसने स्टेटमेंट दी गई है, इस पे नेगोशिएशन की जाएगी और इस पे देखा जाएगा, क्योंकि इस पे ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पे क्या कहते हैं इश्यू बना दिया है। मैं आखिर में एक चीज़ कहूँगा, ये दोनों भाई हमारे स्वीडन वाले सुन रहे हैं, ये चाहेंगे तो हम यहाँ से डेनमार्क से में भी इनके एक प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमें इनविटेशन भेजेंगे तो हम वहाँ पे भी ज़रूर आएँगे। वैसे तो हमारा चक्कर ज़रूर लगेगा इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि हम सेम पार्टी के हैं, कोई हमें बुलाएँगे तो हम इनके लिए भी हाज़िर हैं, इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो। जी, वेलकम ज़रूर। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। आप वेलकम है, आप पता वगैरह ले लेना, तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह, जी, ज़रूर राब्ता करेंगे। इंशाल्लाह सबको खुदा हाफ़िज़ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हम अपने कदम जो हैं वो दोबारा जैसे 70s और 80s और 90s में स्वीडन और डेनमार्क एक ऐसे इंसान दोस्त मुल्क होते थे, हम कोशिश करेंगे हम खुद को सुधारें तो ये खुद ब खुद हर चीज़ जो है ये ठीक हो जाएगी। तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और राजा गफूर साहब का शुक्रिया कि ये हम लोगों को पैगाम रसाने के लिए लोगों तक हम अपने जज्बात अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि यंग लोग आगे आ रहे हैं और अब मैं इस बात पे राजी हूँ खुश हूँ कि बस अब मैं रिटायरमेंट की एंड पे पहुंच चुका हूँ और 77 जो है ये बहुत उम्र होती है तो अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुरम रखे। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़ जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत। आपने सबकी बातें सुनी, चूँकि ये सारी चीज़ें जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ रिलेटेड होती हैं, तो लोगों के पास जो है आपको पता है स्वीडन का पासपोर्ट भी है और उसके बाद डेनमार्क की भी नेशनैलिटी होती है। तो ये अवॉर्ड्स का चूँकि मामला है तो दोस्तों एक दूसरे को म्यूचुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह इंटीग्रेशन का रोल अपना जो है अदा करना चाहिए। समझ ये चूँकि इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई बात करना चाहे, कोई अपनी राय देना चाहे, किसी भी जमात का हो, तो उसके लिए अगर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।